अच्छा, तो पिछले क्लास में हम लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि कैसे लिक्विडस फॉर्म होता है वो देखे थे कि liquidus is nothing but small amalgamation of melting temperature is basically that. अभी फिर से चलो एक बार हम सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। नीचे क्यों नहीं जा रहा है? चलो, अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का डाइऑक्साइड, ये हो गया हम लोगों का प्योर एनॉक्साइड, एनॉक्साइड 100, डाइऑक्साइड 100, ये हो गया हम लोगों का, सॉरी, ये हो गया हम लोगों का क्या होगा अबे यार, एक्सीलेंट, ये हो गया हम लोगों का सॉलिडस, ठीक है ना। ये बहुत परेशान कर रहा है वन नोट। ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का, ये जो लाइन है जो यूटेक्टिक पॉइंट कैरी कर रहा है वो हो गया हम लोगों का सॉलिडस। तो ये हो गया हम लोगों का सॉलिडस, ये रहा हम लोगों का यूटेक्टिक पॉइंट, ये हो गया हम लोगों का डाइऑक्साइड का लिक्विडस, और ये है हम लोगों का एनॉर्थाइड का लिक्विडस। डाइऑक्साइड लिक्विडस का प्योर डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1391 डिग्री सेल्सियस। प्योर एनॉर्थाइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1553। इतना मेरे को याद है, 1553 डिग्री सेल्सियस। यूटेक्टिक टेम्परेचर, यूटेक्टिक पॉइंट का कॉम्पोजिशन क्या है? यूटेक्टिक पॉइंट का कॉम्पोजिशन है डाइऑक्साइड 58, डाइऑक्साइड 58, एनॉक्साइड 42। अच्छा, तो अभी अगर बल्क कंपोजिशन, अगर बल्क कंपोजिशन, मैं एक एक से पूछूंगा, एक एक आंसर देते जाओगे, ठीक है ना। अगर बल्क कंपोजिशन यहाँ पे आया, अगर बल्क कंपोजिशन यहाँ पे आया, तो धीरे धीरे हम टेम्परेचर जब ड्रॉप कर रहे हैं, टेम्परेचर जब ड्रॉप कर रहे हैं, तो लिक्विडस में आके क्या होगा? पहले तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, बल्क कंपोजिशन यहाँ पे क्या है? प्रेरणा, क्या होगा? पूरा प्रोसेस बोल मुझको। ফার্স্টে তো ওখানে হলো লিকুইড থাকবে প্লিজ ডাইঅক্সাইড আর প্লিজ 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 একটু मेल्ट। হিন্দিতে বল। अच्छा अच्छा ओ पहले तो डाइऑक्साइड एनोथाइड का जो मेल्ट है वो रहेगा। फिर सपोज सपोज जब मेल्टिंग टेम्परेचर के चलते डाइऑक्साइड 70, एनॉक्साइड 30, चलो ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर क्या होगा? इस हाँ पॉइंट पे लिक्विडस पे आके हीट कर रहा है तो हाँ तब तब डाइऑक्साइड जो है वो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करेगा। डाइऑक्साइड जो है वो फिर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करेगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। फिर फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो हाँ, अ, जो हम्म, क्या बोलूं दादा যদি पॉइंट ये क्या बोलूं भैया मैं वॉइस अटक जा रहा है तुम लोगों का, एक बोलूं? सेकंड। नहीं नहीं, प्रेरणा ही बोलेगा। प्रेरणा, तो हिंदी का समस्या হচ্ছে না, उसमें हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में बोल, हिंदी में बोल, कोई बात नहीं। हाँ दादा वो जो लिक्विडस लाइन के टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया हाँ, वहां से, तो डाइऑक्साइड का जो
सॉलिड जो यहाँ पर तो डाइऑक्साइड 70 था, हाँ, वो डाइऑक्साइड 60 होगा और एनोथाइड 40 पे जाएगा, ऐसा मतलब करके। डाइऑक्साइड 60 एनोथाइड 40 पे जा रहा है सपोज इस कंपोजिशन में, मतलब क्या होगा, हाँ लिक्विडस के बराबर कंपोजिशन मूव करेगा, राइट? पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, मूव करेगा। तो हर हर एक पोजीशन में हम लोगों का डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करेगा, क्रिस्टल। राइट? हर हाँ हर एक जब यूटेक्टिक पॉइंट में आएगा तब डाइऑक्साइड एनोथाइड बोथ क्रिस्टलाइज कर जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके मूव करते 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 वो यूटेक्टिक पॉइंट पे आएगा, राइट? यूटेक्टिक हाँ पॉइंट पे हाँ आएगा, राइट? तो यूटेक्टिक पॉइंट पे आके क्या हाँ होगा? डाइऑक्साइड एंड एनोथाइड दोनों ही क्रिस्टलाइज कर जाएगा। क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा, नहीं कर कंप्लीट नहीं कर जाएगा। हाँ हाँ क्रिस्टलाइज स्टार्ट करना करेगा। स्टार्ट करेगा, डाइऑक्साइड एनाथाइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा। अभी अर्चना मुझे बताएगी कि इस पोजीशन में ये जब डाइऑक्साइड का लिक्विडस टच कर रहा है, तब सिर्फ डाइऑक्साइड 100% डाइऑक्साइड जो बोला इससे क्रिस्टलाइज कर रहा है, ये 100% डाइऑक्साइड क्यों क्रिस्टलाइज कर रहा है, क्यों एनॉर्थाइड क्रिस्टलाइज नहीं कर रहा है लॉजिकली? भैया क्योंकि वो जो लाइन है इस तरफ, वो डाइऑक्साइड का लिक्विडस लाइन है, तो उस पे सिर्फ डाइऑक्साइड जब पहुंचेगा। ये लाइन चक्कर में चलते हैं, ए बी, हाँ ए भैया। बी ये सी। अभी बोल, हाँ, इसको अलग से ड्रॉ। जब वो डाइऑक्साइड 70, हाँ जब वो डाइऑक्साइड 70 उस वाला पॉइंट पे पहुंचेगा, सी वाला पे, मतलब हाँ सी का ऊपर वो वाला लिक्विडस पे, तब डाइऑक्साइड सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो उसका लिक्विडस है, और लिक्विडस का मतलब ही है उसका नीचे वो उसका टेम्परेचर मतलब डिक्रीज होगा और वो क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा। इसलिए एनोथाइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही मूव करेगा और यूटेटिक पॉइंट की तरफ, बट वो जो डाइऑक्साइड है वो क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, वो उस तरीके से तो बोल सकता है, और एक तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ए बी को देखें, अगर ए और बी को देखें, बी क्या है? बी है डाइऑक्साइड लिक्विडस। ए क्या है? ए है प्योर डाइऑक्साइड सॉलिडस। तो जो टाई लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो टाई लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें कहां पर भी एनॉर्थाइड मेंशन्ड है? जो टाई लाइन इस पोजीशन पे हम ड्रॉ कर रहे नहीं, हैं, ये सिर्फ डाइऑक्साइड का है। एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ पे एनॉर्थाइड क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। नहीं कर सकते। अभी नैतिक बता कि जब हम यूटेक्टिक पॉइंट पे आ रहे हैं, तब डाइऑक्साइड एंड एनॉर्थाइड दोनों ही क्यों क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं? जब उसका यूटेक्टिक पॉइंट में, तो मतलब दोनों ही उसका लिक्विडस पॉइंट में आएगा, इसलिए वो यूटेटिक पॉइंट पे, सॉरी यूटेटिक पॉइंट पे मतलब वहां पर वो एनोथाइड का भी उस पॉइंट पर वो लिक्विडस में रहेगा और डाइऑक्साइड भी रहेगा। डाइऑक्साइड ही रहेगा। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का लिक्विडस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, दोनों लिक्विडस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसके लिए एनॉक्साइड भी क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, डाइऑक्साइड भी क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। और अगर इसको हम टाई लाइन के थ्रू देखें तो ये रहा हम लोग का यूटेक्टिक पॉइंट, और इसके दोनों साइड में क्या है? एक साइड में है एनॉर्थाइड सॉलिड, एक साइड में है डाइऑक्साइड सॉलिड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक कंपोजिशन होगा डाइऑक्साइड का, एक कंपोजिशन होगा एनॉर्थाइड का। ऐसे भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू लिवर रूल में जो पिछले दिन बताया था, लिवर रूल के बारे में बताया था, याद है सबको लिवर रूल? हाँ कि ना? हाँ लिवर भैया। रूल, लिवर रूल याद है? अच्छा, तो सपोज, अच्छा ठीक है, लिवर रूल याद है, वेरी गुड। तो मुझको बताओ, कोई एक बताओ, रुक जाओ, कि बल्क कंपोजिशन है ये, इसको हम कूल कर रहे हैं, यहाँ पे डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, स्टार्ट डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइजेशन।
होके ही ये लिक्विडस के थ्रू मूव कर रहा है ऐसे। ओके इस पॉइंट पे आया, ओके इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करेगा। एक सेकंड, ये काम ही नहीं करता। इस पॉइंट पे डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करेगा। अभी अगर कोई बोले कि इसका बल्क कंपोजिशन का पॉइंट क्या है, तो बल्क कंपोजिशन पॉइंट का, ये बल्क कंपोजिशन जो पहला था उससे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें डायरेक्टली नीचे, तो वो है बल्क कंपोजिशन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चलो इस, अरे यार क्या है प्रॉब्लम वन नोट का। तो ड्रॉ करें, तो ड्रॉ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है भाई। अच्छा एक सेकेंड ना, सॉरी है, ये वन नोट इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। क्या ऐसे क्या चल रहा है जिसमें इतना पावर जा रहा है मेरा जीपीयू का। हाँ, तो बाल कॉम्पोजिशन को अगर यह ऐसे करके हम ड्रॉ करें, ऐसे करके हम ड्रॉ करें, तो ये सपोज पॉइंट पकड़ लेते हैं सी, ये है ए हमारा, ये है बी, ये है बी। तो अभी बताओ कोई अगर तुमको पूछे कि इसी मोमेंट पे, जब बाल इसी मोमेंट पे जब ये मेल्ट बी पे है, तब सॉलिड का परसेंटेज कितना होगा और लिक्विड का परसेंटेज कितना होगा, कौन बताएगा मुझको। परसेंटेज ऑफ सॉलिड कितना होगा और परसेंटेज ऑफ लिक्विड कितना होगा। AC बाई भैया सॉलिड का परसेंटेज होगा CB बाई AB इंटू 100% और लिक्विड का होगा AC बाई AB इंटू 100%। एग्जैक्टली प्रेरणा, तोरो के এটা आंसर ছিল। हाँ नैतिक समझ आ रहा है। सॉलिड कितना होगा, सॉलिड हो गया हम लोगों का CB बाई AB और लिक्विड हो गया AC बाई AB। AB इंटू 100%। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को दिया तो तुम लोग कर पाओगे एग्जाम पे। हाँ भैया हो जाएगा। एकदम। अभी क्या हो रहा है, यूटेक्टिक पॉइंट पे आके हम लोगों का क्या क्या हो रहा है कि यूटेक्टिक पॉइंट एक मेल्टिंग पॉइंट का ही एक लास्ट है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का एक लास्ट पॉइंट है, दोनों का मेल्टिंग, ये तो छोटा छोटा मेल्टिंग पॉइंट है, तो यूटेक्टिक पॉइंट भी एक मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही है। यहाँ पे क्या को एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहा है, डाइऑक्साइड का सॉलिड को एग्जिस्ट कर रहा है और एनॉर्थाइड का सॉलिड को एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। फिर से चलो, अब कोई मुझको बताओ, अगर बाल्क कॉम्पोजिशन हम इस साइड में ले, बाल्क कॉम्पोजिशन हम इस साइड में ले, इसको नाम देते S1, इसको नाम देते S2, तो क्या होगा सिनेरियो। अर्चना बताओ मुझे जब हम एकदम प्रॉपरली बताना, ठीक है, कोई भी भूल चूक नहीं होना चाहिए। भैया उस पॉइंट में उसका कंपोजिशन होगा डाइऑक्साइड सपोज 40 एंड अनॉर्थाइड 60। चलो, और जब वो वाला पॉइंट उसका लिक्विडस को टच करेगा अनॉर्थाइड का, वहां से वो क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा अनॉर्थाइड वाला, और डाइऑक्साइड लिक्विड बन के उस
कुडस को फॉलो करके सीधा यूटेटिक पॉइंट तक आएगा और वहां से डाइऑक्साइड एंड एनोड दोनों ही सॉलिड में क्रिस्टलाइज करेंगे और उसमें कुछ लिक्विड भी रहेगा क्योंकि वो यूटेटिक पॉइंट पे तीन तरह के फेज रहेगा, लिक्विड और एनोड टाइप का सॉलिड एंड डाइऑक्साइड का सॉलिड। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे आके हम लोगों का डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा। हाँ स्टार्ट करेगा वहां पे, स्टार्ट करेगा और जितना ये लिक्विडस की तरह मूव करेगा उतना ये एनर्थाइड क्रिस्टलाइज करता रहेगा, हर एक हाँ पॉइंट पे उस वो यूटेटिक पॉइंट पे 100% क्रिस्टलाइज कर जाएगा वो एनोथाइड। 100% एनर्थाइड, प्योर एनर्थाइड क्रिस्टलाइज करता है। अच्छा, तो ये हो गया। अभी हम लोगों को देखना है, हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में भी जाएंगे कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। पहले तो वो जानेंगे, उसके बाद पहले वो करते हैं या गिब्स फेज रूल? पहले गिब्स फेज रूल कर लेते हैं। चलो पहले गिब्स फेज रूल कर लेते हैं। पहले गिब्स फेज रूल करते हैं। गिब्स फेज रूल क्या है? गिब्स फेज रूल बोलता है कि if is equal to c minus p plus 2, f होता है हम लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम, c होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, p होता है नंबर ऑफ फेजेस, और 2 होता है कांस्टेंट। पकड़ के चलो, 2 होता है कांस्टेंट। अभी फेज तुम लोगों को मालूम है, कंपोनेंट्स क्या होता है तुम लोगों को मालूम है, तो ये नया चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया? सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर तो ही तुमको बोले कि व्हाट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या बताओगे तुम लोग? क्या बताओगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े तो हो, नैतिक को छोड़ के बाकी सब बोलो। सर वो जो वाइब्रेशन होता है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन हुआ फिर या फिर नहीं, वो वाला तो नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेरणा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली अगर सीधे टर्म में बोला जाए तो एक सिस्टम में कुछ नोन चीज रहते, कुछ नोन चीज रहते, कुछ अननोन चीज रहते, कुछ नोन चीज रहते, कुछ अननोन चीज रहते। अभी जो नोन चीज है वो हम लोगों को पता है कि नोन चीज है, वो हम लोगों को पता है। अब ये अननोन चीज को जानने के लिए कोई भी एक सिस्टम को जितने अमाउंट ऑफ डेटा देना पड़ेगा, जितने अमाउंट ऑफ डेटा हम लोगों को देना पड़ेगा, वही होता है उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर से ठीक से समझो। एक सिस्टम में बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो हम लोगों को एक डेटा, सपोज कैसे डेटा? टेम्परेचर का डेटा हो सकता है, प्रेशर का डेटा हो सकता है, कॉम्पोजिशन का डेटा हो सकता है। तो अगर कोई बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, मतलब उस सिस्टम में ये तीनों अननोन वेरिएबल्स है, ये तीनों वेरिएबल्स है, टेम्परेचर एक वेरिएबल है, प्रेशर एक वेरिएबल है, कॉम्पोजिशन एक वेरिएबल है। अभी पर सिस्टम में कोई एक पर्टिकुलर जगह पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 1, मतलब हम लोग अगर एक का डेटा देते, अगर टेम्परेचर उस सिस्टम पे उसी पर्टिकुलर रीजन में, इसी पर्टिकुलर लोकेशन में हम टेम्परेचर का डेटा ऐड कर दे, तो बाकी जो 2 डेटा है, ये कंपोजिशन एंड प्रेशर, वो सिस्टम खुद हमको बताएगा, वो सिस्टम हमको खुद बताएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे?
है और एक बार अच्छा, सपोज कोई एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को तो हमको पहचानना है, हमको जानना है सिस्टम, वही इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब इस सिस्टम में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो चेंज कर सकते हैं हम लोग। टेम्परेचर एक वेरिएबल हो सकता है, प्रेशर एक वेरिएबल हो सकता है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सिस्टम के हर एक पॉइंट पे तो सेम नहीं होता है। अगर इसी डायग्राम को अगर हम सिस्टम पकड़ के चलते हैं तो इस पॉइंट पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन डिनोट करता है वो, और इस पॉइंट पे जो केमिकल कंपोजिशन डिनोट करता है, या फिर इसी पॉइंट पे जो केमिकल कंपोजिशन डिनोट करता है, वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? ये तीनों डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। तो वी कैन से दैट केमिकल कंपोजिशन इज ऑल्सो ए वेरिएबल, एक वेरिएबल है। हाँ टेम्परेचर को भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल हुआ। प्रेशर को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल हुआ। हाँ कि ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम या एफ क्या बोलता है? बुक में जो डेफिनेशन लिखा है वो लिखा है, और बेसिक क्या बोलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? सपोज तुमको कोई ने बोल दिया कि किसी एक जगह पे, सिस्टम के किसी एक पॉइंट पे या फिर किसी एक रीजियन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। उसका मतलब है ये तीनों वेरिएबल से किसी भी एक वेरिएबल को अगर हम सिस्टम में डाल दे, ये तीनों वेरिएबल, ये टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, ये तीनों वेरिएबल से किसी भी एक वेरिएबल को अगर हम फिक्स कर दे, अगर उसका वैल्यू हम फिक्स कर दे और उसको वैल्यू हम बाहर से डाल दे, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को बाकी दो वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। अगर किसी भी एक वेरिएबल को अगर हम डाल दे तो बाकी दो वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सिमिलरली अगर सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, उसका मतलब है अगर सिस्टम के अंदर कोई भी दो वेरिएबल का वैल्यू अगर हम डाल दे, टेम्परेचर एंड प्रेशर का वैल्यू हम डाल दे, तो कंपोजिशन का वैल्यू हम लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अभी समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। नोइतिक कैसे होता है, चलो हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले और एक चीज हम लोग देखेंगे, और एक चीज बोलना चाहेंगे कि अगर ये जो 2 है ना, ये 2 नंबर जो C-P+2, ये 2 डिनोट करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर को, टेम्परेचर और प्रेशर को। पर ये जो सिस्टम है, 2 बेसिकली वेरिएबल्स, 2 कांस्टेंट लिखा था, 2 बेसिकली वेरिएबल्स है दोनों, 2 वेरिएबल्स। पर ये जो सिस्टम हम लोग देखे हैं अभी, वो आइसोबैरिक सिस्टम है। मतलब आइसोबैरिक का मतलब क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस सिस्टम के लिए जब हम गिब्स फेज रूल लेंगे, तो C-P+1 करके लेंगे, क्योंकि प्रेशर हम लोगों का ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो वो एक वेरिएबल नहीं है, दैट इज नॉट अ वेरिएबल। इस सिस्टम में 2 ही वेरिएबल होगा। इस सिस्टम में एक वेरिएबल होगा टेम्परेचर और एक वेरिएबल होगा कंपोजिशन। समझे कि नहीं समझे? इस सिस्टम में 2 ही वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा टेम्परेचर और एक वेरिएबल होगा कंपोजिशन। इसीलिए हम लोग ये जो 2 है, ये 2 हमेशा डिनोट करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर हम कांस्टेंट कर दिए, प्रेशर हम आइसोबैरिक सिस्टम कर दिए, प्रेशर हम कांस्टेंट कर दिए, तो इसीलिए ये बस 1 ही होगा, मतलब ये टेम्परेचर को डिनोट करता है, ये 1 टेम्परेचर। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। अभी तुम लोगों को अगर सिस्टम दे रहा है, मेटामॉर्फिक सिस्टम, ज्यादातर अगर इग्नियस सिस्टम दे रहा है, ज्यादातर वो मेंशन कर देगा आइसोबैरिक सिस्टम है, मेटामॉर्फिक मेंशन नहीं करेगा। पर फिर भी क्वेश्चन में ये देखा
देखना है, क्वेश्चन में हमेशा ये देखना है कि क्वेश्चन में किसी जगह पर भी मेंशन ये कर दिया है कि सिस्टम आइसोबैरिक है या नहीं, एक आइसोबैरिक सिस्टम है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि सिस्टम आइसोबैरिक है तो तुमको C माइनस पी प्लस 2 लेके चलना पड़ेगा। और अगर तुमको लिखा हुआ है क्वेश्चन पे कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम आइसोबैरिक है, तब C माइनस पी प्लस 1 करके तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी चलो देखते हैं ये सिस्टम के लिए हर एक पॉइंट पे हम लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अच्छे से देखते हैं। फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, चलो डायोक्साइड एनॉर्थाइड यूटेक्टिक पॉइंट हो गया। चलो ये होगा 1391 डिग्री सेल्सियस 1553। यूटेक्टिक कंपोजिशन है डायोक्साइड 58, एनॉर्थाइड 42। एक एक करके बताओगे। पहले कंपोजिशन हम लोग लेते हैं, चलो यहाँ पे S1। अभी S1 पे नंबर ऑफ फेजेस कितना होगा? 1 क्या है? 1 फेज लिक्विड लिक्विड Liquid. फेज से 1। कंपोनेंट्स कितना होगा? 1 2 2। कैसे 1 हो रहा है कंपोनेंट? कंपोनेंट अगर तुम देखोगे तो डायोक्साइड भी है, एनॉर्थाइड भी है। हमेशा बाई कंपोनेंट सिस्टम है तो ये 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 ही कंपोनेंट होगा, समझे? हाँ भैया हाँ कंपोनेंट हो गया 2। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, कितना हो रहा है? 2 माइनस 1 प्लस 1 माने 2, मतलब 2। अभी मैंने जैसे बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ डेटा आई नीड टू गिव अ सिस्टम टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, तो देखो अगर हमको S1 आइडेंटिफाई करना है, सपोज S1 किस पॉइंट पे आ रहा है वो तुमको नहीं लिखा दिया, वो तुमको नहीं बोल दिया S1 किस पॉइंट पे है वो तुमको नहीं बोल दिया है, पर तुमको S1 पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए तुमको 2 नंबर ऑफ डेटा चाहिए, एक टेम्परेचर का भी डेटा चाहिए और कंपोजिशन का भी डेटा चाहिए। कैसे? अगर तुमको बोल रहा है कि टेम्परेचर है 1400 डिग्री सेल्सियस और कंपोजिशन है डाइऑक्साइड 70, एनॉर्थाइड 30, तो डाइऑक्साइड 70 इस पॉइंट पे आ रहा है, 1400 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पे आ रहा है, नहीं 1400 डिग्री 1500 बोल दिया, चलो 1500 बोल दिया, चलो 1400 बहुत करीब आ जाएगा, मेरा ड्राइंग और भी गंदा हो जाएगा, वैसे ही गंदा है और गंदा हो जाएगा। 1500, चलो 1500। तो अगर देखो अभी सिस्टम में S1 पॉइंट को ढूंढने के लिए तुमको ये दोनों डेटा का ही यूज करना पड़ रहा है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचो। अभी तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ही S1 है, हाँ की ना? S1 है कि नहीं है? पर तुमको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और बस ये बोल देता डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा है 2,
पर तुमको बस एक डेटा देता, ये डायोक्साइड 30 एनोड डायोक्साइड 70 एनोड 30 नहीं देता, बस बोल देता कि टेम्परेचर 1500 है। तो टेम्परेचर 1500, ये लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर 1500 है, हर एक लाइन के ऊपर टेम्परेचर 1500 है, हाँ कि नहीं, है कि नहीं? हाँ तो तुम कभी भी उस पॉइंट को ढूंढ के निकाल पाते? नहीं नहीं कभी भी नहीं निकाल पाते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक बात है, ये एक सिनेरियो है। तो चलो अभी क्या हो रहा है कि S1 ये है, S1 ये है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। अभी टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, ये लिक्विडस को टच कर गया, लिक्विडस को टच कर गया। अभी लिक्विडस को टच कर रहे हैं तो यहाँ पे फेज कितने होंगे? 2 क्या क्या होगा? डाइऑक्साइड का क्रिस्टल मतलब सॉलिड और अनॉर्थाइड का लिक्विड। नॉट एनॉर्थाइड का लिक्विड, लिक्विड, ये लिक्विड में डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, एनॉर्थाइड भी लिक्विड। प्रेजेंट है। हाँ हाँ ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम में डाइऑक्साइड था वो क्रिस्टलाइज नहीं किया, इस लिक्विड में अभी भी एनॉर्थाइड, डाइऑक्साइड एनॉर्थाइड बोथ प्रेजेंट है। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। कंपोनेंट कितना होगा? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो। 1। इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। कैसे? अगर तुमको टेम्परेचर बोल दे, अगर तुमको टेम्परेचर बोल दे सपोज 1300 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर तुम ड्रॉ करो तो ऑटोमेटिकली तुमको कॉम्पोजिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऑटोमेटिकली हाँ। कॉम्पोजिशन मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, हाँ कि ना? हाँ भैया। नैतिक बुझली? हाँ दादा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन बहुत कुछ लिखा रहेगा बुक पे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे, पर ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एकदम लेमैन की तरह बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली एक वैल्यू था। मैंने पहले दिन ही बोला कि थर्मोडायनामिक ना ही डाइऑक्साइड समझता है, ना ही एनॉर्थाइड समझता है, ना कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कुछ नहीं समझता। थर्मोडायनामिक जो समझता है वो है नंबर्स, वैल्यूज। समझ रहे हो? वो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, वो उसको वो नंबर समझता है। उसको ये पता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल हमको अगर दे दोगे तो हम तुमको बाकी एक वेरिएबल जो बचा है वो हम खुद तुमको दे देंगे। यहां पर भी तो 2 ही वेरिएबल है ना, टेम्परेचर भी वेरिएबल है, प्रेशर भी, कंपोजिशन भी वेरिएबल है, पर वो बोला कि नहीं, हमको 2 वेरिएबल का वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, तुम एक दे दो मैं बाकी निकाल के बता दूंगा, तुम एक दे दो मैं बाकी निकाल के बता दूंगा। अभी तो लिक्विडस इस पॉइंट पे हर एक जगह पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तुम्हारा 1। अच्छा चलो अभी यूटेक्टिक पॉइंट पे आते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट पे आते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट पे नंबर ऑफ फेजेस क्या है? 3। क्या क्या है? डाइऑक्साइड का सॉलिड, अनॉर्थाइड का सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड ऑफ अनॉर्थाइड। ना, फिर से बोल बोई, लिक्विड ऑफ एनॉर्थाइड नहीं, ओनली लिक्विड। डाइऑक्साइड का भी होगा, अनॉर्थाइड का भी होगा। एनॉर्थाइड लिक्विड होगा। अभी हाँ भैया। कंपोनेंट क्या है? 2 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? C माइनस, सॉरी, C माइनस P प्लस 1, मतलब 3 माइनस 2 प्लस 1, 0 हो रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब सिस्टम में हम लोगों को कितना वेरिएबल देना होगा? चलो ऐड की बोले की 3 minus 2 plus 1 ओ सॉरी, C माइनस P प्लस 2, तो 2 माइनस 3 प्लस 1 होगा। अरे ये वन ड्राइव के मार ही दूंगा आज।
सी माइनस पी प्लस वन, सी को तो 2 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो रहा है? 0 ही हो रहा है ना? हाँ 0 हो रहा है। सॉरी नैतिक, एकदम ভালো पॉइंट थी, थोड़ी सी एकदम अच्छे पॉइंट है तो पकड़ा है। तो सिस्टम में हम लोगों को कितना वेरिएबल डालना पड़ रहा है? 0। 0। मतलब क्या है? अभी देख, ये यूटेक्टिक पॉइंट जो है, ये यूटेक्टिक पॉइंट ऑलरेडी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे बैठा है और एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे बैठा है। ऑलरेडी एक फिक्स्ड एक पॉइंट अगर तू लेगा, ऑलरेडी एक प्रीडिफाइंड पॉइंट, तो उसका फिक्स कॉम्पोजिशन रहेगा, एक फिक्स टेम्परेचर रहेगा, हाँ कि ना? तो यूटेक्टिक पॉइंट का ऑलरेडी एक फिक्स कॉम्पोजिशन है और एक फिक्स टेम्परेचर है। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को अगर कोई यूटेक्टिक पॉइंट बोल दे तो हम लोग ऑब्वियसली बोल ही दे सकते हैं कि ये कॉम्पोजिशन पे, ये टेम्परेचर पे है। उसलिए हमको कोई अलग से वेरिएबल पुट करने का जरूरत है नहीं, अलग से कुछ वेरिएबल पुट करने का जरूरत है नहीं। तो इसीलिए इस कॉम्पोजिशन, इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। इसीलिए यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। अभी एक चीज बहुत यूनिक है, जब c माइनस पी प्लस 1 ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, जब c माइनस पी प्लस 1 ये फॉर्मूला हम लगाएंगे स्पेशली फॉर बाइनरी सिस्टम, बाइनरी मतलब टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए जब लगाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिलेगा वो एक्चुअली डायमेंशन भी डिनोट करता है, वो एक्चुअली डायमेंशन भी डिनोट करता है। कैसे? 0 पॉइंट का डायमेंशन क्या है? 0। 1 लिक्विड लाइन, लाइन का डायमेंशन क्या होता है? 1। और S1 एक प्लेन पे है, एक प्लेन पे बल कॉम्पोजिशन कोई भी एक प्लेन पे हो सकता है, प्लेन का डायमेंशन कितना होता है? 2। तो सिमिलरली अगर जब हम बाइनरी, ये हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं मेरे को दिखा था ये चीज, तो मैं तुम लोगों को शेयर किया कि ये एक्चुअली डायमेंशन भी डिनोट करता है जब प्रेशर फिक्स होता है। तो चलो अभी सिमिलरली बल कॉम्पोजिशन अगर इस पोजीशन पे ले रहे हैं S2 पे, तो S2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके बताओ मुझे। टू हो जाएगा। 2 हो गया, हाँ भैया 2 होगा। नीचे ड्रॉप कर रहा है, इस पॉइंट का बल कॉम्पोजिशन कितना होगा? 1। 1। इस पॉइंट पे बल कॉम्पोजिशन यूनिटी पॉइंट ऑलरेडी बार कर चुके हो। अभी इस पॉइंट पे अगर आ रहा है, सपोज इसका नाम लेते हैं एक्स, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2। 2। 2। कैसे? कंपोनेंट कितना है? 2 है। फेज कितना है? 1 सॉलिड। और श्योर फेज 1 सॉलिड है? भैया वहाँ पे 2 सॉलिड है, डाइऑक्साइड का और अनोड का। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये जब लिक्विड था, ये जब लिक्विड था तब ये मिक्सेबल था, मतलब मिक्सचर बना रहा था। हाँ यहाँ पे पर मैकेनिकल बाउंड्री है एक्स वाला यहाँ पॉइंट पे पे। तो मैकेनिकल बाउंड्री है ना, तुमको डायोक्साइड का क्रिस्टल अलग से दिखेगा, एनोक्साइड का क्रिस्टल अलग से दिखेगा। हाँ भैया। ऐसे तो नहीं है कि डायोक्साइड एनोक्साइड एक ही क्रिस्टल बना रहा है, नहीं। डायोक्साइड का क्रिस्टल तुमको अलग से दिखेगा, एनोक्साइड का क्रिस्टल तुमको अलग से दिखेगा। तो कैसे यहाँ पे तुम लोग फेज 1 कर दिए? नैतिक प्रेरणा?
হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ দাদা। বুঝেছি। তাহলে ডিগ্রি অফ फ्रीडम कितना है c माइनस p प्लस 1 c2 माइनस 2 प्लस 1 1 एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है ये, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी इसको हम थोड़ा उल्टा पुल्टा करके देखेंगे। ये सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, इस सिस्टम को ना बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। इसीलिए एक पहला सिस्टम समझने के लिए हम लोगों को मिनिमम 2 से 3 क्लास चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब। इग्नियस मेट्रोलॉजी में सबसे समझने का जगह यही पे है, सिस्टम। प्रेशर का वेरिएशन तुम लोगों को दिखा है? नहीं छोड़ो, प्रेशर का वेरिएशन क्या बोले, आ भी सकता है, दिखा देते हैं। चलो दिखा देंगे, दिखा देंगे। मेरा लैपटॉप ना बहुत ओवर हीट हो रहा है, क्यों हो रहा है मालूम नहीं। छोड़ो जो भी है। अच्छा, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में जाएंगे। इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसको मालूम है? किसको मालूम है? रोना? दादा कांटा एक बार बोलो। हाँ, नहीं, क्वेश्चन पे क्यों लगा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन মানে যেই जो মেল पॉइंट হয় और बोलो 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 बोलो। भैया वो मेल्टिंग पॉइंट पे जो वाला कंपोजिशन होगा वही वाला। नहीं, মানে যে মেলটাকে নিয়ে স্টার্ট করা হয়েছিল, মানে যে মেলটাকে ধরা হয়েছিল, ওটা যখন ক্রিস্টালাইজেশন হবে সেই সেম মানে क्वांटिटीটা পেলে পরে তখন তাকে ইকুইলিব্রিয়াম বলতে হয়। एग्जैक्टली सेम बल कंपोजिशन। ये बोल रहा है कि जिस मेल से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, एकदम एंड पे अगर सेम बल कंपोजिशन रहा, एकदम एंड पे अगर सेम बल कंपोजिशन रहा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। हाँ भैया। तो नहीं समझा नैतिक, समझा? जिस मेल से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, अगर लास्ट में क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद भी बल कंपोजिशन एकदम ही सेम रहा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। समझे कि नहीं समझे यार? भैया इस तरह का केस एग्जिस्ट करता है, मतलब वो तो होने के बाद तो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? मतलब इसका पहले जो डाइऑक्साइड और एनोथाइड का कंपोजिशन कितना था, मतलब 60-40 ऐसे था, और उसके बाद 58 और 42 में पहुंचा ना, तो 58 एंड 42 में कंपोजिशन पहुंचा। सेम किस तरह था? 58 एंड 42 में पहुंचा ना। अभी ये 100 जो हाँ। डाइऑक्साइड फॉर्म किया था, वो भी तो सिस्टम में ही रह गया, वो तो बाहर नहीं निकाले हम। प्योर हाँ, डाइऑक्साइड में तो है। हाँ है, प्योर डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे डाइऑक्साइड 58 एनोथाइड 42 है। इन सबको मिला दो, बल कंपोजिशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। अभी फ्रैक्शनल क्या होता है? जिस बल कंपोजिशन से हम क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट किए थे, जिस बल कंपोजिशन से हम क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट किए थे, अगर एंड में देखा जाए कि सेम बल कंपोजिशन नहीं हो रहा है, सेम बल कंपोजिशन
नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पे है बल्क कंपोजिशन, हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, लिक्विडस में रीच हो रहा है। लिक्विडस में रीच होते ही क्या होगा, लिक्विडस में रीच होते ही क्या होगा, डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करके वो यूटेटिक पॉइंट तक आएगा। एग्जैक्टली डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर दे रहा है, वैसे ही हम उस डाइऑक्साइड को सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम डाइऑक्साइड को उस स्मेल से बाहर निकल रहे हैं। ये फ्रैक्शनल और इक्विलिब्रियम का डिफरेंस। इक्विलिब्रियम में लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट करता है, और यहां पे जैसे ही डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, हम डाइऑक्साइड को सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कैसे ही करके बाहर निकल, तो अभी डाइऑक्साइड को सिस्टम से बाहर निकल दिया, सिमिलर ही प्रोसेस होगा। फिर वो बाहर निकल दिया, फिर वो मूव करेगा इस तरह से, इस साइड से, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। प्रेरणा करेगा कि नहीं करेगा? करते करते ये किधर आएगा, यूटेक्टिक पॉइंट पे आएगा और क्रिस्टलाइज कर जाएगा। तब हमको सिस्टम में क्या मिलेगा, सिस्टम में बस हमको ये यूटेक्टिक कंपोजिशन वाला जो मिनरल है, यूटेक्टिक कंपोजिशन वाला जो रॉक है, वो रॉक मिलेगा, बस वो रॉक मिलेगा। और प्योर जो डाइऑक्साइड्स है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो हम बाहर निकल रहे हैं, उसको तो हम ऑलरेडी बाहर निकाल दिए। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइनरी सिस्टम 100% फॉलो नहीं होता। आपने क्या, ये बाइनरी सिस्टम में 100% फॉलो नहीं होता है नेचर में, पर फिर भी ये सिस्टम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यूटेक्टिक कंपोजिशन यहाँ पे दिखा रहा है ना हम लोग, ये जो यूटेक्टिक कंपोजिशन हम लोग यहाँ पे दिखा रहा है, ये किसका कंपोजिशन है मालूम है? किस रॉक का कंपोजिशन है? ये बेसाल्ट का कंपोजिशन है और गैब्रो का कंपोजिशन है। तो फॉर्मेशन ऑफ बेसाल्ट एंड गैब्रो इसी टाइप ऑफ सिस्टम से होता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। प्रेरणा नैतिक, अच्छा अभी क्या होगा, तो सिमिलरली अभी क्या होता है, देखो कैसे होता है ग्रेविटेटिव सेटलिंग, ग्रेविटी सेटलिंग। सपोज ये एक बल्क लिक्विड था, ये एक बल्क लिक्विड था, यहां से क्रिस्टलाइज कर रहा था, यहां से क्रिस्टलाइज कर रहा था। अभी डाइऑक्साइड जैसे ही क्रिस्टलाइज हो रहा था, ये हेवी था, ये हेवी होने के कारण ये नीचे चले जा रहा था। तो नीचे चल के अगर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है तो एक लेयर बनाता है प्योर डाइऑक्साइड का, प्योर डाइऑक्साइड का, और ऊपर हमको यूटेक्टिक कंपोजिशन दिखाता है और गैब्रो दिखाता है, ऊपर हमको गैब्रो दिखाता है। अगर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ऐसे क्लियरिंग जनरेट होता है। ये डाइऑक्साइड, प्योर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन वाला जो रॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइऑक्साइड क्या है, पाइरोक्सिन, क्लाइनोपाइरोक्सिन। इसको हम रॉक को बोलते हैं क्लाइनोपाइरोक्सीनाइट। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ। सिमिलरली अगर उल्टा सिनेरियो होता, अगर उल्टा सिनेरियो होता, मतलब बल्क कंपोजिशन यहां पे रहता
बाल कॉम्पोजिशन यहां पे रहता। तो क्या होता है, बाल कॉम्पोजिशन यहां पे रहता तो पहले क्या क्रिस्टलाइज होता है, एनॉर्थाइट, हाँ की ना? हाँ तो एनॉर्थाइट क्रिस्टलाइज हो रहा है, हाँ हाँ, एनॉर्थाइट क्रिस्टलाइज हो रहा है। अभी एनॉर्थाइट सिस्टम से हम निकाल रहे हैं, सिमिलर होगा, सिमिलर प्रोसीड्यूर, एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीड्यूर होगा। पर ये एनॉर्थाइट जो है, ये एनॉर्थाइट जो है, ये एनॉर्थाइट क्या है, फेल्सिक रॉक है, एक फेल्सिक रॉक है, हाँ की ना? एनॉर्थाइट एक फेल्सिक रॉक है। तो फेल्सिक रॉक होने के कारण ये क्या करेगा, ये मेल्ट पे फ्लोट करेगा, ये लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। तो एक लेयर एनॉर्थाइट का ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा गैब्रो, नीचे बनेगा गैब्रो और ऊपर बनेगा एनॉर्थोसाइट, ऊपर बनेगा एनॉर्थाइट का मोनोमिनरेटिक रॉक है एनॉर्थोसाइट, तो ऊपर बनेगा एनॉर्थोसाइट, नीचे बनेगा गैब्रो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा भैया। आरेकবার বলো। दैट जब एनॉर्थाइट क्रिस्टलाइज कर रहा है, जब यहां पर क्या हुआ, ग्रेविटेटिव सेटलिंग हुआ, क्योंकि डायोक्साइड का जो क्रिस्टल है वो हेवी है, इसीलिए नीचे चला गया। पर एनॉर्थाइट का जो क्रिस्टल है वो हल्का है, तो हल्का होने के कारण वो ऊपर फ्लोट करेगा, लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा, लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। तो लिक्विड के ऊपर जैसे ही ये फ्लोट कर रहा है, तो जब पूरा सिस्टम ठंडा हो जाएगा, तो यहां पे तो यूटेक्टिक कंपोजिशन बेसाल्ट या गैब्रो का है, यूटेक्टिक कंपोजिशन तो बेसाल्ट या गैब्रो का है, तो नीचे बन जाएगा गैब्रो और ऊपर बन जाएगा पियोर एनॉर्थोसाइट। আচ্ছা বুঝলি কি বুঝলি না, ভালো করে বল, শিওরলি বল। হ্যাঁ 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 দাদা বুঝেছি। अच्छा, हर एक वे से हम लोग जाएंगे इसमें, हर एक वे से जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या करते हैं, चलो अभी हम लोग मेल्टिंग पे पढ़ते हैं, चलो मेल्टिंग पे जाते हैं। अच्छा, नया सिस्टम बना ले, वही अच्छा होगा ना, क्योंकि ये मेरा ड्राइंग भी अच्छा नहीं है और फिर तुम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सब क्लास नोट ले रहे हो ना, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हाँ प्रेरणा, हाँ नैतिक, हाँ सर। ये सिस्टम इतना डिटेल्स में किधर भी नहीं मिलेगा, फिलपॉट से मिल सकता है, पर फिलपॉट्स भरने का टाइम तुम लोग को नहीं मिलेगा। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? Suppose there is a solid, सॉलिड का नाम मैंने दे दिया, चलो R1 सॉलिड है, R1। अभी R1 को मेल्ट कर रहे, R1 को हम लोग मेल्ट कर रहे, तो पहला मेल्ट किधर जनरेट होगा?
দাদা আরেকবার রিপিট করো কি বললে? एक सॉलिड है R1, R1 का कॉम्पोजिशन है डाइऑक्साइड 70, एनॉर्थाइड 30। अब इसको हम मेल्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, पहला मेल्ट किधर जनरेट होगा? ইউটেকটিক পয়েন্ট। एग्जैक्टली यूटेक्टिक पॉइंट पे। किसी को प्रॉब्लम है इस आंसर से तो बताओ मुझे। अर्चना, ये समझ में आया। नैतिक, हेलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो अच्छा, तो ये टक 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 करके इधर जाएगा। ये क्या है बेटा? ये है यूटेक्टिक पॉइंट। अब साल ये है यूटेक्टिक पॉइंट। तो पहला मेल्ट है वो जनरेट करेगा यूटेक्टिक पॉइंट पे। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे जैसे ही मेल्ट जनरेट कर रहा है तो वो किस कंपोजिशन का मेल्ट जनरेट करेगा? तो वो किस कंपोजिशन का मेल जनरेट करेगा? डाइऑक्साइड 58, एनॉर्थाइड 42। डाइऑक्साइड 58, एनॉर्थाइड 42। एब्सोल्युटली राइट। अभी यहां पे ये जो मेल्ट, ये मेल्ट कितना देर रुकेगा यहां पे? और या फिर जो रॉक है, ये रॉक मेल्टिंग के लिए कितना देर रुकेगा यहाँ पे? हाँ, कितना देर तक मेल्ट होगा? টেম্পারেচার তো বলছো? नहीं, टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं, कॉम्पोजिशन बोल रहा हूं। कितना देर तक मेल्ट होगा यहाँ पे? यहां पे मेल्ट तब तक होगा जब तक एनॉर्थाइड जितना है सिस्टम में एनॉर्थाइड जितना है वो पूरा खत्म नहीं हो जाए, उतना देर तक मेल्ट होगा। हाँ कि ना? हाँ प्रेरणा, হ্যাঁ দাদা। क्यों? देखो, ये लाइन को अगर हम उठा ले, ये पर्टिकुलर लाइन को, नैतिक समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन को हम उठा ले कारण तो ये है यूटेक्टिक पॉइंट। अबे ये है यूटेक्टिक पॉइंट। ये लिक्विड का भी डिनोट कर रहा है, यहां पे लिक्विड जनरेट हो रहा है। ये है डाइऑक्साइड का सॉलिड। ये जो है, यहां से अगर हम जाए तो इस पॉइंट हो गया तुम्हारा बल्क कंपोजिशन। इस पॉइंट हो गया तुम्हारा बल्क कंपोजिशन। तो अभी देखो, जो सॉलिड कंपोजिशन रिमेन कर रहा है यहां पे, जो सॉलिड कंपोजिशन यहां पे रिमेन कर रहा है, रिमेनिंग सॉलिड कंपोजिशन जो है, रिमेनिंग सॉलिड कंपोजिशन जो है उसमें एनॉर्थाइड कहीं भी आ रहा है? उसमें एनॉर्थाइड कहीं भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं ना आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? দাদা আরেকবার বলো। ये हो गया हमारा बल्क कंपोजिशन सी, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया हमारा डाइऑक्साइड सॉलिड। तो इस टोटल सिस्टम में एनॉर्थाइड सॉलिड कहीं भी आ रहा है? बल्क कंपोजिशन पे हाँ, सी पे आएगा। सी पे आएगा, एनॉर्थाइड सॉलिड आएगा, पर बल्क कंपोजिशन को हम छोड़ देते हैं। हम बस दोनों साइड पकड़ेंगे, दोनों साइड पकड़ेंगे। तो लिक्विड जो है वो दोनों साइड पे पर जो सॉलिड है, सॉलिड में कभी कोई भी एनॉर्थाइड आ रहा है? किसी भी एंड पे एनॉर्थाइड आ रहा है सॉलिड में? सॉलिड में एनॉर्थाइड आ रहा है? हाँ আসবে না। नहीं आ रहा है। अर्चना, पॉइंट पे आएगा सर। हाँ हाँ,
पॉइंट पे आएगा शायद, यूटेटिक पॉइंट पे। यूटेक्टिक पॉइंट को छोड़ दो, यूटेक्टिक पॉइंट पे तो हाँ आएगा, सॉलिड एनॉर्थाइट आएगा, पर यूटेक्टिक पॉइंट से जब आप ऊपर जाएंगे, यूटेक्टिक पॉइंट से जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर से तो लिक्विड, ऊपर लिक्विड होगा, किसका सॉलिड लिक्विड नहीं होगा। एनॉर्थाइट का लिक्विड होगा, सॉलिड एनॉर्थाइट नहीं रहेगा। हाँ वही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यूटेक्टिक पॉइंट से अगर मैं टाई लाइन ड्रॉ करें तो जो सॉलिड दिखा रहा है वो सॉलिड केवल मात्र डाइऑक्साइड का सॉलिड ही दिखा रहा है, एनॉर्थाइट का सॉलिड हम लोग नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को, एनॉर्थाइट का सॉलिड हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे ये जो एनॉर्थाइट है वो एनॉर्थाइट पूरा खत्म हो जाएगा। जितना एनॉर्थाइट सिस्टम में था वो सिस्टम में एनॉर्थाइट पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। और तब तक मेल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि ना ये सिस्टम का एनॉर्थाइट खत्म ना हो, ये सिस्टम का एनॉर्थाइट खत्म ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। बाकी लोग बोलो। प्रेरणा, नैतिक, प्रेरणा। अभी जैसे ही यहां पे एनॉर्थाइट का सॉलिड खत्म हो गया तो सिस्टम में क्या पड़ा रहा, ये यहां पे डाइऑक्साइड ही मेल्ट हो रहा है। ऐसा कि नहीं कि डाइऑक्साइड नहीं मेल्ट हो रहा है, डाइऑक्साइड भी मेल्ट हो रहा है और एनॉर्थाइट भी मेल्ट हो रहा है। पर जब तक एनॉर्थाइट मेल्ट होकर कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि यूटेक्टिक कंपोजिशन पे मेल्ट हो रहा है, इस कंपोजिशन का मेल्ट जनरेट हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? अभी जैसे एनॉर्थाइट खत्म हो गया, सिस्टम में फेज कितना हो गया, क्या क्या हो गया? डाइऑक्साइड के सॉलिड एंड लिक्विड, जिसमें डाइऑक्साइड भी है और एनॉर्थाइट भी है। हाँ, पर लिक्विड है, वो एक मिसिबल लिक्विड है। वहां पे कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है जिससे हम एनॉर्थाइट और डाइऑक्साइड को अलग कर सके, नहीं कर सकते, राइट? तो दो हाँ हाँ, यूटेटिक पॉइंट। हाँ, जब मैं क्या बोला, मैं बोला कि जब एनॉर्थाइट पूरा खत्म हो गया, एनॉर्थाइट पूरा खत्म हो गया, पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब फेज नंबर कितना है? टू। क्या क्या टू? एक होता है डाइऑक्साइड का सॉलिड और एक है लिक्विड। डाइऑक्साइड लिक्विड एकदम। कंपोनेंट कितना है? टू। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 - 2 + 1, यही सॉरी 1। अभी यूटेक्टिक पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 0। जैसे ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, ये यूटेक्टिक पॉइंट पे स्टेबल नहीं रहा, ये झट मार के लिक्विडस पे चला गया। जैसे ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, ये यूटेक्टिक पॉइंट पर स्टेबल नहीं है, नहीं, राइट? ये झट मार के किधर चला गया? ये झट पर के चला गया, लिक्विडस की तरफ जाएगा, लिक्विडस पे चला गया। एकदम परफेक्ट। करते 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 फिर से यहाँ पे थोड़ा डाइऑक्साइड मेल्ट होने लगा, मेल्ट होते लगा, मेल्ट होने लगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मेल्ट हो 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 रहा है, करते करते ये इस पॉइंट पे आ गया। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बेसिकली बल्क कंपोजिशन का पॉइंट है। अगर हम ज्वाइन कर दे तो सपोज ये पॉइंट, चलो ये पॉइंट, ये बल्क कंपोजिशन का पॉइंट है, ये बल्क कंपोजिशन का पॉइंट हाँ। तो जैसे ये पॉइंट पे आ गया और डाइऑक्साइड बचा ही नहीं, हाँ कि ना? हाँ, सब लिक्विड हो जाएगा। तो तब जाके ये लिक्विडस के ऊपर चला जाता है, तब जाके ये लिक्विडस के ऊपर चला जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नैतिक? अच्छा, सिमिलरली तुम लोगों का असाइनमेंट है, एक और रॉक है जिसका नाम है R2। इसका एग्जैक्टली क्या प्रोसीडियर होगा वो लिख के मुझको भेजना, ये है तुम्हारा असाइनमेंट। अच्छा,
और एक चीज, सैटरडे सब लोग एग्जाम दे पाओगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल के ऊपर एग्जाम होगा। मैं कल पे হ্যাঁ কালকেই তো স্যাটারডে। কালকেই স্যাটারডে। হ্যাঁ তুই তো বলিসই না, তোর সানডে তো দেওয়া উচিত। प्रेरणा प्रॉब्लम है সানডে নাও না। संडे। अच्छा अर्चना, मिनरोलॉजी का वीडियो मैंने भेज दिया है, देख लेना। हाँ मैं तो संडे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल के ऊपर एग्जाम है, मंडे इग्नियस बेसिक्स के ऊपर एग्जाम है, इग्नियस क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, एग्जाम देना होगा। जैम क्लियर करने के लिए बहुत सारा एग्जाम, मैं क्वेश्चन आज ही बना लूंगा। और सब मेरा क्वेश्चन होगा, कोई भी पीवाईक्यू से नहीं आएगा, तो कोई फायदा नहीं है पीआई, मतलब पीआईक्यू करने का फायदा है, मेरा क्वेश्चन के लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ भैया। तो R2 का क्या होगा तुम लोग करके मुझको बताओ। अच्छा फिर हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया। हाँ दादा। अच्छा अच्छा, अभी अगर इसी सिस्टम में फ्रैक्शनल मेल्टिंग हुआ तो क्या होगा? फ्रैक्शनल मेल्टिंग हुआ तो क्या होगा? इससे अच्छा नया सिस्टम ही ड्रॉ कर लेता मैं, पूरा तो उड़ ही गया। ये लाइन तेरा क्यों बन रहा है शिफ्ट दबा के बेबी? अबे देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका अलग ही नौटंकी है वन नोट का, इसको मैं डिलीट करके थोड़ा नहीं कुछ देखता हूं। अगर R1 का फ्रैक्शनल मेल्टिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है? फर्स्ट मेल्ट किधर जनरेट करेगा? फर्स्ट मेल्ट किधर जनरेट करेगा? यूटेक्टिक पॉइंट पे। अभी सिमिलरली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की तरह ये फ्रैक्शनल मेल्टिंग, जैसे ही मेल्ट जनरेट हो रहा है मेल्ट को हम बाहर निकल रहे हैं, जैसे ही मेल्ट जनरेट हो रहा है मेल्ट को बाहर निकल, जैसे ही मेल्ट जनरेट हो रहा है मेल्ट को बाहर निकल रहा है। अभी मेल्ट कितने देर तक बाहर निकलेगा? मेल्ट कितने देर तक बाहर निकलेगा बोलो? जब तक एनोथाइड जीरो नहीं होगा, जब तक एनोथाइड फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होता है, जब तक एनोथाइड खत्म नहीं होता है। अभी सिस्टम में और लिक्विड बचा ही नहीं, क्या बचा है? प्योर डाइऑक्साइड सॉलिड, डाइऑक्साइड 100%, डाइऑक्साइड 100% बचा है। प्रेरणा और चुना समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। हाँ भैया समझ गई। तो ये प्योर 100% डाइऑक्साइड किस पॉइंट पे जाके मेल्ट करेगा? वो कंपोजिशन का टेम्परेचर पे। कौन सा टेम्परेचर? कौन सा? ये पॉइंट पे? हाँ। बाकी सब 1391 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्टली, प्योर डाइऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर ये है 1391। 1391 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1391 डिग्री सेल्सियस के लिए मेल्ट करेगा। सिमिलरली R2 के लिए इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में क्या होगा? QUI। एंड फ्रैक्शनल में क्या होगा? दोनों लिख के मुझको कल के अंदर अच्छा होगा कि आज के अंदर ही सबमिट कर दो, अभी खत्म होने के बाद ही लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। पर मैं टाइम देता हूं कल सुबह 10 बजे तक, 10 AM। जो नहीं लिखेगा उसके लिए कठोर से कठोर तक सजा सुनाई जाएगा, अदालत बैठेगा, कठोर सा सजा होगा। जो नहीं लिखेगा सजा होगा, उसको क्लासिफिकेशन 10 बार करके हर एक क्लासिफिकेशन लिख के लाना पड़ेगा, जो नहीं लिख के भेजेगा मुझको ये।
ठीक है, मिलता है। भैया वो जो R2 का कंपोजिशन हम खुद से कर लेंगे ना? खुद के हिसाब से ले लो ना, बस हाँ मैं बोल देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। R2 का कंपोजिशन है एनोथाइट 80 डाइऑक्साइड 20। चलो हाँ भैया हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, बहुत सारी जगह में बोलेगा कि यहां पे डाइऑक्साइड ज्यादा है इसीलिए एनोथाइट एग्जॉस्ट करता है। बहुत सारी जगह पे तुमको ये बोला जाएगा कि यहाँ पे डाइऑक्साइड ज्यादा है, डाइऑक्साइड 58 है, या फिर डाइऑक्साइड यहाँ पे 70 है इसीलिए डाइऑक्साइड पहले एग्जॉस्ट करता है। पर ये सपोज यूटिलिटी कंपोजिशन है 58, उसके जस्ट बाजू में चलो हम ले लेते हैं, उसके बाजू में चलो हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी डाइऑक्साइड ज्यादा है, सपोज डाइऑक्साइड 56 एनोथाइड 44। पर यहां से जब हम मेल करेंगे तब भी जाके डाइऑक्साइड ही पहले एग्जॉस्ट होगा। क्यों? लिवर रूल। कौन बताएगा मुझको? जो बताएगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मां कसम बोल रहा हूं। एक बार बोलो क्वेश्चनটা। क्वेश्चनটা ये है कि तुम लोगों को बहुत सारे लोग बताएगा कि यहाँ पे डाइऑक्साइड 70 है, एनोथाइड 30 है, मतलब कौन सा ज्यादा है? डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसीलिए यूटेक्टिक पॉइंट पे आ जाके एनोथाइड एग्जॉस्ट कर रहा है। यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके एनोथाइड एग्जॉस्ट कर रहा है। पर इस पॉइंट पे जाके जहां पे डाइऑक्साइड 66 होगा और एनोथाइड 44 होगा, यूटेक्टिक पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट में एनोथाइड के साइड में, इस पॉइंट पे जहां पे डाइऑक्साइड 56 एनोथाइड 44 होगा, यहां पे डाइऑक्साइड पहले एग्जॉस्ट करेगा। यहां पे डाइऑक्साइड पहले एग्जॉस्ट करेगा, एनोथाइड बाद में एग्जॉस्ट करेगा। क्यों? टेम्पारेचर এর জন্য। की टेम्परेचर लॉजिक क्या है पूरा डिटेल से बताना, खुल के टेम्परेचर। समझे कि नहीं समझे? টেম্পারেচার তো বেড়ে যাচ্ছে যখন, তখন তো ডাইঅক্সাইড ना टेम्परेचर में कोई यहाँ पे लेना देना है ही नहीं। अर्चना क्वेश्चन समझी मेरा? हाँ भैया समझी पर आंसर पता नहीं चल रहा है। কোশ্চেনটাই বুঝতে পারছি না। क्वेश्चनটা है कि सपोज ये R2 के लिए मैं एक बार जस्ट बोलता हूं, R2 जब यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा, R2 का कंपोजिशन है एनोथाइड 80 डाइऑक्साइड 20। R2 जब यूटेक्टिक कंपोजिशन में जाएगा तो पहले क्या जनरेट होगा? मेल जनरेट होगा यूटेक्टिक कंपोजिशन का, हाँ कि ना? हाँ तब तक मेल जनरेट होगा जब तक कि ना डाइऑक्साइड पूरा खत्म नहीं हो जाता है। हाँ तो बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि यहाँ पे डाइऑक्साइड पूरा खत्म हो रहा है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डाइऑक्साइड कम है, एनोथाइड ज्यादा है, इसीलिए डाइऑक्साइड पूरा खत्म हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यूटेक्टिक कंपोजिशन जो है उसके बाजू में एनोथाइड के साइड में इस जगह पे अगर हम लेंगे तो यहां पे कंपोजिशन क्या होगा? यहां पे कंपोजिशन होगा डाइऑक्साइड 56, क्योंकि यूटेक्टिक के डाइऑक्साइड 58, एनोथाइड 42 और एनोथाइड 44। तो इस रॉक को अगर हम यूटेक्टिक कंपोजिशन में लेके जाए, तो मेल जनरेट करेगा, हाँ कि ना? हाँ तो कौन सा पहले एग्जॉस्ट करेगा? डाइऑक्साइड पहले एग्जॉस्ट करेगा या एनोथाइड पहले एग्जॉस्ट करेगा? एनोथाइड। यही गलत है, पहले एग्जॉस्ट करेगा डाइऑक्साइड। क्यों करेगा पहले डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट? इतना तो बोल दिया कि पहले डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट करेगा। क्यों करेगा डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट? किसको मालूम है? जो बोलेगा मतलब मैं इतना खुश होगा कि मालूम नहीं, मैं कैडबरी भी भेज सकता हूं तुम लोगों के लिए, जो अगर बोलेगा इसका आंसर।
ऋतिक, अर्चना, पता नहीं चल रहा है भैया। टाई लाइन ड्रॉ करो ना, सिंपल टाई लाइन ड्रॉ करो। इसका बल कंपोजिशन अगर हम ऊपर उठाए तो ये सॉलिड एक्स को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक साइड में है यूटेक्टिक जो लिक्विड का कंपोजिशन डिनोट करेगा, एक साइड है एनॉर्थाइट सॉलिड, और ये है हम लोगों का बल कंपोजिशन। यहाँ पे डाइऑक्साइड का सॉलिड किसी को दिखाई दे रहा है हमको? नहीं भैया, वो तो है, वो नहीं है। नहीं है। इसीलिए इस पोजीशन पे आके पहले जो एग्जॉस्ट करेगा, जो खत्म होगा, वो है डाइऑक्साइड। जो खत्म होगा वो है डाइऑक्साइड। और एक सबसे इजी याद रखने का तरीका क्या है? सबसे इजी ऐसे क्वेश्चन दे ही सकता है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए दे ही सकता है, मतलब मैक्सिमम 99.99% स्टूडेंट ये गलत करेगा। तो सबसे अच्छा है यूटेक्टिक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो। अबे यार इसका देखो, यूटेक्टिक कंपोजिशन से एक लाइन ड्रॉ करो। अगर ये डाइऑक्साइड के फील्ड पे तरह गिर रहा है, ये डाइऑक्साइड का फील्ड, ये एनॉर्थाइड का फील्ड, अगर ये डाइऑक्साइड के फील्ड के तरह गिर रहा है तो पहले एग्जॉस्ट होगा कौन? अगर ये डाइऑक्साइड के फील्ड में गिर रहा है तो पहले कौन एग्जॉस्ट होगा? अनॉर्थाइट। और ये एनॉर्थाइड के फील्ड की तरफ गिर रहा है तो पहले कौन एग्जॉस्ट होगा? डाइऑक्साइड। समझे? अगर तुमको ये पॉइंट पे बोल दे, ये पॉइंट पे डाइऑक्साइड 56 है, एनॉर्थाइड 44 है, तो सबको लगेगा कि डाइऑक्साइड तो भाई ज्यादा है, तो डाइऑक्साइड पहले एनॉर्थाइड पहले हट जाएगा ना, एनॉर्थाइड पहले हट जाएगा। नहीं, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, डाइऑक्साइड पहले खत्म होगा। डाइऑक्साइड पहले खत्म। हाँ भैया, समझ में आया। सबको समझ में आया? हाँ भैया। हाँ। प्रेरणा हाँ अब हर जगह बोलेगा कि ज्यादा है, या फिर आइदर बोलेगा कि जो ज्यादा है वो पहले एग्जॉस्ट करेगा, और वरना ये चीज बोलेगा ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये बोलेगा ही नहीं। अच्छा, और पढ़ना है कि आज छोड़ देना? मतलब ठीक है, ये चीज धीरे धीरे पढ़ना ही अच्छा है। मेरा थोड़ा शेड्यूल खराब हो रहा है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके शेड्यूल ठीक कर दूंगा, क्योंकि एक क्लास में पूरा यूटिलिटी सिस्टम में सोचा था खत्म करूंगा, पर ऐसे नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है।